नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं जूलॉजी में बीएससी थर्ड ईयर, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में जो अपना पार्ट है वो है पार्ट नंबर 20 जो अपना 20वां पार्ट आज करने जा रहे हैं। अपनी जो बुक चल रही है वो है एंडोक्राइनोलॉजी, जैसा कि आपको याद होगा एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर स्टूडेंट्स हमने जो 19वां पार्ट था अपना 19 जो पार्ट अपना चल रहा था उसमें अपने डिस्कस कर रहे थे कि पैराथायराइड ग्लैंड जो है अपनी उसके बारे में अपने पढ़ रहे थे। पैराथायराइड ग्लैंड। अब पैराथायराइड ग्लैंड की यदि हम बात करें तो पैराथायराइड जो ग्लैंड थी उसके बारे में अपने थोड़ा जो किया था जिक्र, वो ये था कि जो पैराथायराइड ग्लैंड है उसकी खोज जो थी रेनाल्ड ने की थी, और इसके बारे में जो अपने को विस्तृत अध्ययन करके बताया वो थे सेंड्रोम। तो रेनाल्ड और सेंड्रोम जो थे इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है पैराथायराइड की खोज उसके नामकरण के अंदर। अब देखिए स्टूडेंट, जो पैराथायराइड ग्लैंड है इसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। इसकी हिस्ट्री जो हमने पढ़ी हुई थी उसको थोड़ा सा आपको कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ, जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। तो पैराथायराइड ग्लैंड जो है ये संख्या में 4 होती हैं। जैसे आपको बताया था, हम मनुष्य के संदर्भ में पढ़ रहे हैं कि मनुष्य में इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। उसके अलावा जो मछली वर्ग और साइक्लोस्टोमेटन एनिमल्स हैं इनके अंदर इनकी संख्या कोई निश्चित नहीं होती है। उसके अलावा सरीसृप में इनकी संख्या 2 होती है, 2 जोड़ी होती है। और जो पक्षी होते हैं इनके अंदर इनकी संख्या 1 जोड़ी या 2 जोड़ी हो सकती हैं। तो अलग अलग जंतुओं में अलग अलग होती हैं। मनुष्य में 2 जोड़ी, सरीसृपों में 2 जोड़ी, पक्षियों में 1 या 2 जोड़ी, और मछली और जो साइक्लोस्टोमेट्स एनिमल्स हैं इनके अंदर इनकी संख्या कोई निश्चित नहीं होती है। अब देखिएगा स्टूडेंट, पैराथायराइड ग्रंथि बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि है, जो कि मैंने बताया था कि अपने जो एक कैल्सिटोनिन जो ग्लैंड है जो कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्त्राव करती है, जो कि थायराइड ग्रंथि का ही एक भाग होता है। उसके विपरीत अपना या उसको बैलेंस रखने के लिए, या यूँ कहते हैं कि जो पैरापुटिकीय ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि के अंदर पाई जाती है, जो थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन का स्त्राव करती है या जिसको हम कैल्सिटोनिन हार्मोन कहते हैं, उस पैरापुटिकीय ग्रंथि और जो ये पैराथायराइड ग्रंथि है ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस रखने का काम करती है अपने कार्यों के द्वारा या अपने हार्मोन्स के द्वारा। क्योंकि पैरापुटिकीय ग्रंथि जो थी जिसको हम सी सेल भी कहते हैं या जिसको कैल्सिटोनिन ग्रंथि भी कहते हैं, उसके द्वारा कैल्सिटोनिन या थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन का स्त्राव होता है। जबकि पैराथार्मोन ग्रंथि के द्वारा पैराथार्मोन हार्मोन या कोलिप के हार्मोन का क्या होता है, स्त्राव होता है। ये बात अपने कर चुके हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो ये ग्रंथि होती है, इस ग्रंथि के अंदर यदि हम बात करें तो इस ग्रंथि के अंदर इसकी यदि हम स्ट्रक्चर जो जनरल स्ट्रक्चर थी उसके बारे में हमने देखा कि संख्या में मनुष्य के संदर्भ में अगर हम बात करें तो संख्या में 2 जोड़ी होती हैं, 4 होती हैं, जो कि बटन के आकार की थायराइड ग्रंथि की दोनों जो पालियाँ होती हैं उन दोनों पालियों में व्यवस्थित होती हैं। और यानी इसका मतलब हमारा जो ये थ्रोट वाला भाग है या गले वाला भाग है यहाँ पर ये पाई जाती है। उसके बारे में बताया था कि ये संयोजी ऊतक के आवरण से क्या रहती है, घिरी हुई रहती है। अब देखिए स्टूडेंट, जो ये थायराइड ग्रंथि होती है, पैराथायराइड ग्रंथि जो है, ये पैराथायराइड ग्रंथि जो है इसका यदि हम थोड़ा सेलुलर लेवल की यदि हम बात करें या हिस्टोलॉजिकल बात करें तो इसके अंदर जो है 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जो मैंने थोड़ा आपको बताया ही था। जो सेल्स होती हैं वो या जो हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर उसमें दो तरह की सेल्स होती है। एक चीफ सेल होती है और एक होती है ऑक्सीफिल सेल। ऑक्सीफिल सेल बताया था आपको, ये संख्या में क्या होती हैं, कम होती हैं, संख्या में ज़्यादा होती हैं। आकार इनका छोटा होता है, आकार छोटा होता है। और उसके अलावा इनके द्वारा पैराथार्मोन हार्मोन स्त्रावित होता है। इनमें गोल्जी बॉडी की संख्या ज़्यादा होती है, गोल्जी बॉडी की संख्या ज़्यादा होती है। ये बात मैंने आपको बताई थी। ऑक्सीफिल सेल्स जो होती हैं ये संख्या में कम होती है, उसके अलावा आकार बड़ा होता है। आकार क्या होता है इनका, बड़ा होता है। उसके अलावा इनका कार्य अज्ञात
है, यानी इनका अभी क्या कार्य अभी पता नहीं है। और इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होती है, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होती है। अब देखिए स्टूडेंट, जो अपने एक स्ट्रक्चर बनाई थी 19वीं क्लास के अंदर, जो 19 अपने पार्ट पढ़ा था, उसके अंदर इसकी स्ट्रक्चर भी मैंने बनाई थी सेलुलर लेवल की, जिसके अंदर अपने दोनों प्रकार की कोशिकाएं शो की थी कि दोनों प्रकार की कोशिकाएं हमने उसमें देखी थी, चीफ सेल और ऑक्सीफिल सेल। चीफ सेल वो हमने संख्या में ज़्यादा देखी थी, ऑक्सीफिल संख्या में कम थी, आकार में क्या थी, बड़ी थी। तो ये हम डायग्राम से उसमें शो कर चुके हैं इससे पिछले वाली क्लास के अंदर या प्रीवियस क्लास के अंदर। अब यदि हम बात करें स्टूडेंट इसके जो जनरल कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें कि जो पैराथायराइड ग्रंथि जो होती है, पैराथायराइड जो ग्रंथि है, इसका जो मुख्य हार्मोन है वो पैराथार्मोन हार्मोन है। और इस जो हार्मोन है इसकी खोज जो है सबसे पहले फिलिप्स कोलिप ने की थी, इसलिए इसको कोलिप का हार्मोन भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई जो अपने एग्ज़ाम होते हैं, जो आरपीसी से संबंधित एग्जाम्स हैं या अपने एग्रीकल्चर से संबंधित एग्जाम्स हैं, उनमें पूछा जाता है कि कोलिप का हार्मोन कौन से हार्मोन को कहा जाता है, वह क्यों कहा जाता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है कि कोलिप का हार्मोन, क्योंकि इस ग्रंथि से जुड़ी हुई कई ऐसी मेन बातें हैं, जैसे कि इस हार्मोन का अन्य नाम क्या है या कोलिप का हार्मोन क्यों कहते हैं, दूसरा क्वेश्चन ये है। तीसरा क्वेश्चन कि ये ग्रंथि किसके साथ सामंजस्य में काम करती हैं। तो ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेन क्वेश्चन हैं। तो अपने यदि बात करें तो इसका जो हार्मोन है उसको वैसे सामान्य भाषा में पैराथार्मोन हार्मोन कहते हैं, पैराथायराइड ग्रंथि के आधार पे। और इसका खोज फिलिप कोलिप ने की थी, इस हार्मोन के बारे में बताया था, इसलिए उसको कोलिप का हार्मोन भी कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका जो हार्मोन है वो कोलिप हार्मोन है, जिसके बारे में अपने आगे पढ़ेंगे कि ये क्या क्या काम करता है। वैसे इसका मुख्य काम मैं आपको बता देता हूँ कि जो कैल्शियम है, अब उसका अवशोषण, पुनः अवशोषण बढ़ाना, और जो फास्फेट का जो उत्सर्जन है उसको बढ़ाना, जो अपने आगे डिटेल में करेंगे। तो इस ग्रंथि के बारे में यदि हम बात करें तो पीटीएच हार्मोन की यदि हम बात करें, अब कौन सा, पैराथार्मोन हार्मोन या कोलिप हार्मोन, इसके लिए हम बात करें तो इस हार्मोन के बारे में फिलिप्स कोलिप ने बताया था, इसलिए इसे कोलिप का हार्मोन भी कहते हैं। हार्मोन भी कहते हैं। सबसे बड़ी बात तो इसकी ये है, क्योंकि कई बार क्या होता है परीक्षाओं के अंदर पैराथार्मोन हार्मोन का नहीं पूछा जाता, कोलिप हार्मोन का पूछा जाता है कि ये हार्मोन क्या है, इसका ये नाम क्यों रखा है, या कौन से ग्रंथि का हार्मोन कोलिप हार्मोन कहलाता है। तो फिलिप्स कोलिप ने खोज की थी, इसलिए इसको कोलिप का हार्मोन भी कहते हैं। अब देखिएगा कि ये जो हार्मोन है पॉलीपेप्टाइड होता है, ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। इसमें अब मैंने बताया था पॉलीपेप्टाइड क्या होता है कि वह हार्मोन जो कि एमिनो अम्ल के बीच में बनने वाले पेप्टाइड बंध से बना हो, उसको हम पेप्टाइड हार्मोन कहते हैं। क्योंकि पेप्टाइड बंधों की संख्या यहाँ बहुत होती है, उसका रीज़न क्या है, इसमें 84 एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। अब 84 एमिनो एसिड है, इसका मतलब बहुत सारे पेप्टाइड बनेंगे, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन पाए जाते हैं। तो 84 एमिनो एसिड इसके अंदर पाए जाते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें कि जो ये हार्मोन है इसका जो मुख्य कार्य है, ये कैल्शियम उपापचय यानी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म है उसको ये कंट्रोल करता है, या ये कह सकते हैं कि कैल्शियम की जो मात्रा है उसका ये क्या करता है कि नियमन बनाए रखता है, कैल्शियम जो आयन है उनका। तो इसका यदि हम कार्य की बात करें तो सबसे पहला जो कार्य है उसके यदि हम बात करें तो ये कैल्शियम उपापचय के लिए उत्तरदायी है। ये हार्मोन कैल्शियम उपापचय के लिए उत्तरदायी है। अब कैल्शियम उपापचय के लिए ये उत्तरदायी है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये
कैल्शियम के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है, फॉस्फेट आयन के उत्सर्जन को बढ़ाता है। फॉस्फेट आयन के उत्सर्जन को बढ़ाता है किसके? अपने शरीर के अंदर जो पाया जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है हार्मोन इन दोनों का बैलेंस बनाए रखता है, कैल्शियम का और फास्फेट का। तो कैल्शियम का तो पुनः अवशोषण बढ़ाता है और फास्फेट के क्या करता है? उत्सर्जन को बढ़ाता है। जबकि कैल्सिटोनिन इसके विपरीत कार्य करता है। वो क्या करता है? कैल्शियम के उत्सर्जन को बढ़ाता है और फास्फेट के अवशोषण को बढ़ाता है। और थायरोकैल्सिटोनिन बताया था पैरापुटिकीय कोशिकाओं या सी कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है, जो थायराइड ग्रंथि के अंदर पाई जाती है। उसके अलावा यदि हम बात करें, ये हार्मोन जो है ये क्या करता है कि अस्थियों से एक्सटर्नल सेलुलर फ्लूइड की ओर कैल्शियम आयन के परिवहन को बढ़ाता है। यानी अस्थियां जो होती हैं वहाँ से कैल्शियम जो था उसका क्या करता है, ये उसको जो अस्थियों के अंदर जो कैल्शियम है उसको अलग करके एक्सटर्नल सेलुलर फ्लूइड, या जिसको हम ECF कहते हैं, या हम कह सकते हैं सीरम की ओर क्या करता है? कैल्शियम के परिवहन को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। जिसके द्वारा क्या होगा कि जो फास्फेट है उसका भी ये परिवहन करना शुरू कर देता है। साथ में क्या करता है? वह साथ में फास्फेट का भी परिवहन बढ़ा देता है। अब क्या हुआ कि जो फास्फेट है वो भी हड्डियों में ज़्यादा होता है कैल्शियम के साथ, तो फास्फेट को भी अस्थियों से सीरम की ओर, या यूँ कहते हैं कि एक्सटर्नल सेलुलर फ्लूइड की ओर बढ़ाएगा। अब देखिएगा एक्सटर्नल सेलुलर फ्लूइड जो होता है जिसको ऊतक द्रव भी कहते हैं, तो ऊतक द्रव की ओर जब ये कैल्शियम और फास्फेट दोनों वहाँ जाएंगे ECF में या एक्सटर्नल सेलुलर फ्लूइड में, ऊतक द्रव में जाएंगे, तो वहाँ से फिर क्या होगा? सीरम में कैल्शियम की और फास्फेट की संख्या बढ़ेगी। उससे क्या होगा कि ये फास्फेट जो है उसके तो उत्सर्जन को बढ़ा देगा, और साथ में क्या करता है कि जो हमारी आंत है और हमारे जो नेफ्रॉन है वहाँ से भी कैल्शियम के पुनः अवशोषण को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। ये भी इसका एक कार्य है। ये हार्मोन आंत्र से भी कैल्शियम के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है, अब देखिएगा कि आंतर से भी कैल्शियम का पुनः अवशोषण करेगा। उसके बाद में जो है हमारी जो कैल्शियम का पुनः अवशोषण करेगा, तो जिससे सीरम में कैल्शियम की मात्रा क्या होगी? जिससे सीरम में कैल्शियम की मात्रा बढ़ती है, मात्रा बढ़ जाती है। उसके अलावा अगला जो काम है ये किडनी से भी कैल्शियम के पुनः अवशोषण, किडनी के अंदर जो हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं वहाँ जाकर काम करता है कि पुनः अवशोषण को बढ़ा देता है, अब तो किडनी से भी क्या है? कैल्शियम का पुनः अवशोषण होता है। उसके अलावा ये जो है फास्फेट जो है उसके वृक्क से पुनः अवशोषण को बढ़ाता है, और उसके फास्फेट का जो यूँ कहते हैं उत्सर्जन है उसको भी क्या कर देता है? बढ़ा देता है। ये किडनी से फास्फेट के उत्सर्जन को बढ़ाता है, ये
इसका अगला काम है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो पैराथायरॉयड हार्मोन या कोलिप का हार्मोन है उसका मुख्य काम यही है, जो हमारा सीरम होता है, जो एक्सटर्नल सेलुलर फ्लूइड होता है, एक ही बात है, इनके अंदर क्या करता है, कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए यहाँ पर, और यहाँ कैल्शियम ज़्यादा आए तो इसके लिए ये 3 काम करता है। क्या करता है, मैं थोड़ा सा इसको एक उससे बना के समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। पीटीएच हार्मोन कैल्शियम इंक्रीज कैसे करेगा, आंतर से पुनः अवशोषण बढ़ाएगा, एक तो बढ़ाता है। इसका अगला मुख्य कार्य क्या है, किडनी से के नेफ्रॉन से कैल्शियम का पुनः अवशोषण बढ़ा देता है। और तीसरा क्या है, अस्थियों यानी बोन से, अस्थियों से कैल्शियम को ECF की ओर भेजता है। इस तरह से तीनों तरीकों से क्या करता है कि कैल्शियम इंक्रीज इन सीरम और ECF, एक ही बात है। तो पीटीएच हार्मोन के जो मुख्य कार्य है, वो मुख्य कार्य क्या, कैल्शियम को क्या करता है, इंक्रीज करता है। कहाँ से, कैसे, कहाँ करता है, सीरम में या एक्सटर्नल सेलुलर फ्लूइड में। 3 तरीके से करेगा, या तो आंत से पुनः अवशोषण, तो आंतर के अंदर जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो चूँकि हम भोजन के रूप में कैल्शियम अगर खाते हैं तो वहाँ पर आंतर से कैल्शियम का पुनः अवशोषण ज़्यादा होगा। दूसरा अगर आपको ध्यान होना चाहिए कि किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन की क्रिया होती है, तो किडनी के अंदर जब फिल्ट्रेशन होता है तो कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा मूत्र के साथ ना जा पाए, इसलिए क्या करता है कि जो किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन के अंदर जो हेनले लूप होता है और जो DCT होती है, PCT, वहाँ पर कैल्शियम के पुनः अवशोषण हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और तीसरा क्या है, अस्थियाँ जो होती हैं उनके विघटन को बढ़ा देता है। अगर अस्थियों का विघटन होता है तो उससे क्या होता है कि यदि पैराथायरॉयड हार्मोन की मात्रा बढ़ जाएगी तो ओस्टियोक्लास्ट शुरू हो जाता है। ओस्टियोक्लास्ट का अर्थ होता है अस्थियों का एक तरीके से विघटन होना, अस्थियों का टूटना, और अस्थियों यानी कैल्शियम का हटना। अस्थियों से हटेगा तो क्या होगा, ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ओस्टियोपोरोसिस का मतलब हड्डियों के अंदर छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, जैसे हड्डियाँ क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। इसलिए पैराथायरॉयड हार्मोन का अगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सीरम में, ध्यान से सुनिएगा, सीरम में या एक्सटर्नल सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम की मात्रा तो बढ़ेगी। वो कैल्शियम कहाँ से आएगा, एक तो आंतर से पुनः अवशोषण होगा, एक नेफ्रॉन से पुनः अवशोषण होगा कैल्शियम का, और तीसरा अस्थियों का विघटन शुरू हो जाता है। उस घटना को ओस्टियोक्लास्ट कहते हैं। ओस्टियोक्लास्ट यदि होगा तो वहाँ से कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा अलग हट के सीरम में जाएगा, और जिससे क्या होता है, हस्तियाँ कमज़ोर हो जाएंगी और छिद्र हो जाएंगी। इस घटना को ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं, जिससे हड्डियाँ थोड़े से भी झटके से चटक जाती है या टूट जाती है। तो पैराथायरॉयड हार्मोन जो है उसका मुख्य कार्य तो ये हो गया कि ये कैल्शियम के लिए अपना यूँ कह सकते हैं कि योगदान ज़्यादा रखता है, परंतु साथ में क्या करता है कि ये फास्फेट जो है उसके उत्सर्जन को भी बढ़ाता है। अब फास्फेट का जो उत्सर्जन है वो कहाँ से कहाँ होगा, एक तो अस्थियों के अंदर जो फास्फेट मौजूद है उसको ये सीरम में लाएगा पहले, और सीरम से क्या करता है ये मूत्र के साथ बाहर निकाल देता है। दूसरा, जो नेफ्रॉन के अंदर जहाँ पदार्थों का पुनः अवशोषण होता है, तो नेफ्रॉन के अंदर पुनः अवशोषण जब होता है तो वहाँ फास्फेट के पुनः अवशोषण को कम कर देता है ये हार्मोन, और जैसे ये हार्मोन से फास्फेट का पुनः अवशोषण कम होगा तो फास्फेट ज़्यादा से ज़्यादा मूत्र के साथ क्या करता है, शरीर से बाहर जाता है। तो इस तरह से यूँ कह सकते हैं कि पीटीएच जो हार्मोन है वो कैल्शियम आयन और फास्फेट आयन के बीच में सामंजस्य बनाए रखने का काम करता है। अब यदि हम बात करें कि पीटीएच का जो नियमन है तो वो किस तरह से होता है, तो ये अपने अगर देखें तो ये इसके लिए एक छोटा सा अपने डायग्राम बनाते हैं कि जो नियमन है, कंट्रोल ऑफ या यूँ कह सकते हैं रेगुलेशन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, वो किस तरह से होता है। तो इसके लिए अपने एक छोटा सा डायग्राम अपने बना लेते हैं।
रेगुलेशन ऑफ पैराथार्मोन हार्मोन या कोलिप का हार्मोन, इसके लिए क्या होता है यदि हम बात करें कि कैसे होता है, तो सबसे पहले एक तरफ थायराइड ग्लैंड, एक तरफ पीटीएच ग्लैंड, पैराथार्मोन ग्लैंड, दोनों ग्लैंड हो गई। अब जो थायराइड ग्लैंड है इसके द्वारा कैल्सिटोनिन का स्त्राव होता है, इसके द्वारा किसका स्त्राव होता है, कैल्सिटोनिन। ये क्या करता है, कैल्शियम लेवल डिक्रीज इन सीरम करता है, कैल्शियम लेवल को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। और इधर क्या होता है, पीटीएच ग्लैंड के द्वारा कोलिप हार्मोन और पैराथार्मोन हार्मोन सीक्रेट होगा। तो ये क्या करता है, कैल्शियम लेवल इंक्रीज इन सीरम, बॉडी सीरम। ठीक है, अब क्या होगा देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से कि ये दोनों मैंने स्टार्टिंग से बताया था आपको कि पैराथायराइड ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड जो है उसकी जो पैरापुटिकीय कोशिकाएं हैं, पैराफोलिकुलर सेल्स है जिसको सी सेल्स भी कहते हैं, ये एक दूसरे के विपरीत कार्य करती है। कैसे करती हैं वो भी अपने देखेंगे। और ये एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हुए एक दूसरे का रेगुलेशन भी बनाए रखती है, एक दूसरे का कंट्रोल भी बनाए रखती है, या कह सकते हैं एक दूसरे का समस्थापन भी बनाए रखती है। कैसे कि जैसे अपने को ध्यान है कि थायराइड ग्लैंड क्या करती है, हमारी बॉडी सीरम के अंदर कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्त्राव करके कैल्शियम का लेवल डिक्रीज करती है। कैसे करती है आपको बताया था कि पैरापुटिकीय कोशिकाओं का कैल्सिटोनिन हार्मोन जैसे ही स्रावित होता है तो ये क्या करता है, सीरम से जो कैल्शियम है उसके उत्सर्जन को बढ़ा देता है मूत्र के रूप में। तो मूत्र के रूप में इसका उत्सर्जन बढ़ेगा तो जिससे बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब बॉडी के अंदर जैसे ही कैल्शियम लेवल डिक्रीज होता है उसी समय क्या होता है कि जो हमारी पैराथायराइड ग्लैंड है ये सक्रिय हो जाएगी। अब पैराथायराइड ग्लैंड जैसे सक्रिय होती है तो पैराथायराइड ग्लैंड यानी ये इसका ये इफेक्ट रहेगा, ये पॉजिटिव इफेक्ट हो गया, पॉजिटिव इफेक्ट हो गया। अब क्या होगा, पैराथायराइड ग्लैंड जैसे ही बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल या सीरम के अंदर कैल्शियम लेवल डिक्रीज हुआ या कम हुआ तो वैसे ही इसका जो पॉजिटिव इफेक्ट किस पर पड़ेगा, पैराथार्मोन ग्लैंड पर पड़ेगा। अब पैराथार्मोन ग्लैंड क्या करती है, कोलिप हार्मोन या पैराथार्मोन हार्मोन का सीक्रेट करती है। अब पैराथार्मोन हार्मोन क्या करता है, उसी समय जो कैल्शियम बाहर निकल रहा था उसका पुनः अवशोषण बढ़ा देगा, चाहे वो आंत के रूप में पुनः अवशोषण बढ़ाए, चाहे वो किडनी के साथ जो नेफ्रॉन है उसके अंदर पुनः अवशोषण बढ़ाए, और साथ में जो है अस्थियों के जो विघटन है उसको बढ़ा देता है। तो तीनों ही कंडीशन में क्या होता है, हमने लिखी भी है, आंतर से पुनः अवशोषण बढ़ाता है, किडनी के नेफ्रॉन से पुनः अवशोषण बढ़ाता है और अस्थियों से कैल्शियम के को ई शेप की ओर भेजता है। तो तीनों ही कंडीशन में क्या होगा कि सीरम के अंदर कैल्शियम का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब लेवल इंक्रीज हो गया बहुत ज़्यादा तो अब उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो पॉजिटिव फीडबैक है वापस किसके पास आता है, थायराइड ग्लैंड के पास आता है। अब थायराइड ग्लैंड के पास जैसे ही आएगा तो थायराइड ग्लैंड क्या करेगी कि इसको कंट्रोल करेगी, जो मात्रा या लेवल बढ़ गया है तो इसको लेवल को कंट्रोल करने के लिए थायराइड ग्लैंड वापस क्या करती है, कैल्सिटोनिन स्रावित करेगी। कैल्सिटोनिन क्या करता है कि जहाँ से पुनः अवशोषण हो रहा है इस हार्मोन के कारण वहाँ से उसके उत्सर्जन को बढ़ा देगी, और खासकर मूत्र के साथ या कहते हैं कि किडनी के अंदर जो पुनः अवशोषण हो रहा था उसके पुनः अवशोषण को रोक देती है और क्या करती है, उत्सर्जन को बढ़ा देती है। उत्सर्जन जैसे बढ़ेगा तो कैल्शियम का लेवल वापस क्या आ जाता है, डिक्रीज आ जाता है, और जैसे डिक्रीज होगा बहुत ज़्यादा तो वहाँ से वापस उसने किसके पास आती है, पीटीएच। तो इस प्रकार स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि इस चित्र के द्वारा कि जो पीटीएच ग्लैंड और पैरापुटिकीय कोशिकाएं हैं थायराइड ग्लैंड की, यूँ लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा, थायराइड ग्लैंड पैराफोलिक्यूलर सेल्स ये काम करती है। वैसे तो इसकी क्यों थायराइड ग्रंथि का मतलब हम थायरॉक्सिन हार्मोन भी मानते हैं, परंतु थायराइड ग्रंथि के अंदर ये पाई जाती है इसलिए इसको हमने साथ में ऐड कर दिया। तो थायराइड ग्रंथि के पैराफोलिकुलर सेल्स का कैल्सिटोनिन और पीटीएच ग्लैंड का जो कोलिप हार्मोन या पैराथार्मोन हार्मोन है एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हुए सीरम के अंदर क्या करता है, ये जो अपने कैल्शियम का लेवल है उसको और फास्फेट का जो लेवल है उन दोनों को क्या करते हैं, संतुलित बनाए रखते हैं, जिससे इनका अवशोषण उत्सर्जन जैसी जितनी भी घटनाएं हैं ये सारी बैलेंस बनी रहती है। अब स्टूडेंट जो अपने जो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर कि जो डिसऑर्डर ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड है
कि जो असमानताएं हैं पैराथायराइड ग्रंथि की वो कौन कौन सी होती हैं, तो वो दो ही हैं आपको बताया हुआ है, हाइपोपैराथायराइडिज्म और हाइपर पैराथायराइडिज्म। हाइपोपैराथायराइडिज्म और हाइपर पैराथायराइडिज्म दोनों के अंदर ही अब कौन कौन से इफेक्ट रहते हैं उनको अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, 21th क्लास के अंदर कल अपने इसके बारे में देखेंगे, अबनॉर्मलिटीज ऑफ पैराथार्मोन हार्मोन या डिसऑर्डर ऑफ पैराथार्मोन हार्मोन। थैंक यू।